आर यू? माई सेल्फ ममता शर्मा। और आज हम अपनी वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री पार्ट का चैप्टर करने वाले हैं। लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। वैसे तो ये ऑल क्लासेस के लिए है ये लेक्चर, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट इसके दिए गए हैं। और आज का टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद। स्टार्टिंग होती है इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, 1918 तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण अपार जन और धन दोनों की हानि होती है। देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इन परिस्थितियों में जो भारत के लोग युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं इंग्लैंड के साथ, यानी कि इंग्लैंड के पक्ष में वो युद्ध लड़ते हैं। युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के मन के अंदर ये भावना जागृत हो जाती है कि भाई जब हम किसी दूसरे देश के लिए युद्ध लड़ सकते हैं, दूसरे देश को न्याय दिला सकते हैं, उनके अधिकारों के लिए हम जब खड़े हो सकते हैं, तो क्या हम खुद आज़ाद नहीं हो सकते? क्या हम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, देशभक्ति की भावना यहाँ पर जागृत हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में वो कौन से कारण थे जिसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ? सबसे पहला कारण था करों में वृद्धि। करों में वृद्धि, यानी कि जो टैक्सेस थे उनको इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन अब ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने क्षतिपूर्ति के लिए क्या किया? कर बढ़ा दिए। एक तो वैसे ही स्थिति खराब थी, ऊपर से टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया, तो आम जनता जो थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। सेकंड पॉइंट है हमारा कीमतों में वृद्धि। अब युद्ध के समय स्थिति खराब थी और इसी दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी गई। एक तो वैसे ही उत्पादन ठप हो गया था, चीजें कम उत्पादित हो रही थी, यानी कि बहुत ज्यादा कम चीजों का उत्पादन हो रहा था, और अब वस्तुओं की कीमतें बढ़ा दी गई। और अब आम जनता जो थी उनके सामने विकट समस्या खड़ी हो जाती है कि चीजें कैसे खरीदी जाए, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा सिपाहियों की जबरन भर्ती। सिपाहियों की जबरन भर्ती। युद्ध के दौरान अपार जन धन की हानि होती है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब जो देश के युवा थे उनको जबरदस्ती फौज में भर्ती करके युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता है। अब जनता इस चीज का समर्थन नहीं करती। जनता के मन में ये है कि भाई जबरदस्ती फौज में भर्ती करके युद्ध के लिए लड़ने के लिए भेज देना, ये कहाँ का न्याय है? तो आम जनता ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये जो आप जबरदस्ती देश के युवाओं को भर्ती करके युद्ध लड़ने के लिए भेज रहे हैं वो सब गलत है। फिर अगला है पॉइंट नंबर 4, व्यापारियों व मजदूरों का विद्रोह। अब व्यापारियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जो हमारे उद्योगपति थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि अब ऐसी कंडीशन में जब हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं है, उस समय जो आयात की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाए, टैक्स लगा दिए जाए, और जो देश के निजी उद्योग धंधे हैं उनको ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, उनको ऋण उपलब्ध किया जाए, करवाया जाए, ताकि वो भी ग्रो अप कर सके। इसलिए जो देश के उद्योगपति थे या पूंजीपति थे उन्होंने अपने देश के खुद के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की अपील की कि भाई हमारे देश के जो निजी उद्योग अब ठप हो गए हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, और विदेशी चीजें जो हमारे देश में आ रही हैं उनके आयात के ऊपर अब कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया जाए। फिर था मजदूरों का विद्रोह। मजदूरों ने कैसे विद्रोह किया? जो मजदूर थे, दस्तकार थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उनको ये बात समझ आ गई कि भाई जब हमें मरना ही है, कंडीशन इतनी खराब है, वैसे ही हम भूखे मर रहे हैं, स्थिति हमारी बहुत ज्यादा खराब है, तो क्यों ना हम अपने देश के लिए ही मरें। यानी कि जब कंडीशन तो हमारी वैसे भी खराब है, तो अंग्रेजों का साथ देकर भी हमें क्या मिलने वाला है? तो इससे बेटर तो ये है कि हम अपने देश का साथ देते हुए ही शहीद हो जाएं। कुछ करना है तो बस अब अपने देश के लिए करना है। तो लोगों के अंदर ये भावनाएं अब
जागृत हो गई थी, राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो गई थी। अब लोग अपने देश के लिए सोचने लगे थे, देशभक्ति की भावना जागृत हो गई थी। और इन सब का कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि युद्ध के बाद में जो प्रभाव देश के ऊपर पड़े, उन्होंने पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार कर दिया। अब अगला हमारा पॉइंट बनता है जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है। जो आंदोलन देश के अंदर चलते हैं उनके अंदर महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को और 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे के द्वारा चलाई गई गोली से इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महात्मा गांधी जी से के जीवन काल से जो संबंधित आंदोलन है, उनकी देश को आजाद कराने में, राष्ट्रीयता के विकास में, देशभक्ति भावना को जागृत करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, जिनको पहले कस्तूरबाई के नाम से जाना जाता था। मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया और फिर अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन में 1888 में ब्रिटेन चले गए पढ़ाई के लिए। महात्मा गांधी ब्रिटेन में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं और 1891 में वहां से वापस आते हैं बैरिस्टर की परीक्षा पास करके। 1891 में वापस भारत आ जाते हैं, वहां से अपनी पढ़ाई भी वो कंप्लीट करके भारत आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद में कोर्ट में वो वकालत करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान गुजरात के एक व्यापारी उनसे मिलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई उनका कोई केस चला हुआ है। उसकी पैरवी के लिए महात्मा गांधी जी उनके साथ चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी, ये बात है 1892-93 के समथिंग की बात है, कहाँ चले जाते हैं वो? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं गुजरात के व्यापारी का केस लड़ने के लिए। वहां जाकर महात्मा गांधी जी ने जो रंग भेद की नीति का सामना किया, जो प्रताड़ना उन्होंने देखी, उससे उनका दिल हिल गया कि भाई यहाँ पर रहने वाले भारतीयों के साथ में तो बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है, यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत खराब है। उस समय दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय जो थे वो 3 तरह के थे। पहले वो भारतीय जिनको अंग्रेजों के द्वारा एज ए मजदूर वहां पर ले जाया गया था गन्ने की खेती के लिए। दूसरा, वे मजदूर जो एग्रीमेंट के बाद में भी वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। तीसरे, वे भारतीय या तो व्यापारी थे या फिर वो क्लर्क की जॉब के लिए वहां पर गए हुए थे। वहां पर 3 प्रकार के भारतीय रहते थे, लेकिन प्रत्येक वर्ग उनसे पीड़ित था, उनके साथ में बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। खुद महात्मा गांधी भी इसके शिकार हुए जब वो टर्बन के अंदर अपने केस की पैरवी के लिए जब अदालत में पेश होते हैं तो उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांधी हुई होती है। जज के द्वारा जब कहा जाता है कि भाई आप इसको सर के ऊपर से हटा लीजिए, तो गांधी जी मना कर देते हैं। गांधी जी का मानना था कि भाई ये तो मेरे कल्चर का अपमान है और वो उस समय उस कोर्ट का बहिष्कार कर देते हैं और उस कोर्ट से बाहर चले जाते हैं। दूसरा, जब वो प्रिटोरिया जा रहे होते हैं तो वहां पर वो एसी जो डब्बे होते हैं इसके ट्रेन के अंदर, उसकी टिकट खरीदते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको उसके अंदर नहीं बैठने दिया जाता, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है, बहुत अपमान किया जाता है। और इसी प्रकार जब किसी होटल के अंदर वो एक रूम लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर वो भी उनको नहीं मिलता। तब गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय हैं उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और उनको किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिले हुए हैं। फिर वो जो भारतीय थे उनको जागृत करने का भरपूर प्रयास करते हैं और जब अपना मुकदमा उनका जो जिसकी पैरवी के लिए वो गए होते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाता है और जिस टाइम वो भारत वापसी के लिए रेडी होते हैं, उसी समय दक्षिण अफ्रीका के अंदर नटाल मताधिकार वंचित विधेयक पारित कर दिया जाता है। नटाल मताधिकार
वंचित विधेयक पारित करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी जाती है कि भाई भारतीयों को ये जो मताधिकार है ये नहीं दिया जाएगा। तो उसी समय गांधी जी वहीं पर रहकर भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने की ठान लेते हैं और उसके बाद महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही रुक जाते हैं और लगभग 20 साल तक वो वहीं पर रहते हैं। फिर इसके विरुद्ध वो आवाज उठाते हैं, जनमत को तैयार करते हैं, वहां पर रहने वाले सभी भारतीयों को एकत्रित करके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और फिर उन सब के हस्ताक्षर करवाकर जो ब्रिटेन सचिव थे उनके पास भेजा जाता है कि भाई भारतीयों के साथ में बहुत ज्यादा यहाँ पर उनका अपमान किया जा रहा है या उनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद वहां की सरकार के द्वारा पंजीकरण नियम लागू किया गया जिसके अकॉर्डिंग जो भारतीय वहां पर रहते थे उनको प्रत्येक साल यानी कि पर ईयर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था रहने के लिए और बदले में 3 पौंड का जो कर था वो इन्हें पे करना पड़ता था। हर साल 3 पौंड जो इनके ऊपर टैक्स लगा होता था वो पे करना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन जरूरी था, हर साल करवाना पड़ता था। यहाँ पर गांधी जी के आह्वान पर जो भारतीय वहां पर रहते थे वो सब एक जगह एकत्रित होते हैं और वो इस चीज का बहिष्कार करते हैं कि भाई हम यहाँ पर पंजीकरण नहीं करवाएंगे, ये टैक्स हम पे नहीं करेंगे। उसी समय जो वहाँ की सरकार होती है वो एक ट्रिक प्ले करती है कि भाई आप पहले एक बार आप पंजीकरण करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बाद में आपकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी। लेकिन जब लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया उसके बाद में वापस से उन्होंने अपने पहले वाले नियम यहाँ पर लागू कर दिए जिसके कारण सारे के सारे भारतीय जो थे वो उग्र हो गए। उन्होंने अब इस चीज का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया कि भाई ये सब गलत है। उन्होंने आंदोलन सत्याग्रह वहां पर करना शुरू कर दिया कि हमारे साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है। तो और फिर गांधी जी के द्वारा किए गए सत्याग्रह के कारण वहाँ की जो सरकार थी वो झुक जाती है और उसके बाद में जो पंजीकरण का जो वहाँ लागू किया गया था उसको हटा दिया जाता है कि भाई पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, उसको उसकी अनिवार्यता को हटा दिया जाता है। फिर इसी समय यहाँ पर एक घोषणा और की गई थी कि ईसाई धर्म के अनुसार जो शादियां नहीं की गई हैं उनको गैर कानूनी मानकर रद्द कर दिया जाए। भारतीयों के ऊपर ये बात जबरदस्ती थोप दी गई कि भाई आप भी ईसाई धर्म के अनुसार आप शादियां करें, अन्यथा आपको इन शादियों को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसके विरुद्ध भी गांधी जी ने आंदोलन चलाया और जिसके कारण जो भारतीय धर्म के अनुसार शादियां हुई थी बाद में उनको मान्यता प्रदान कर दी गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए बहुत सारे अधिकार दिलवाए, लोगों के साथ खड़े होकर आंदोलन किए और इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वहाँ जो व्यापारी गए हुए थे उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। भारत से भी उनको आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई। समय समय पर कांग्रेस के द्वारा या मुस्लिम लीग के द्वारा या बड़े बड़े जो नेता थे उनके द्वारा आर्थिक सहायता उनको उपलब्ध करवाई जाती थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति का विरोध किया, समय पर वहां पर आंदोलन चलाए, वहां के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिलवाए। और बाल गंगाधर तिलक जो कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से मुलाकात के लिए जाते हैं, जब वो भारत वापस आते हैं तो भारत आने के बाद में भारतीयों को गांधी जी से परिचित कराते हैं कि भाई एक ऐसा महान व्यक्तित्व है जिसने देश की जिसने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उनके अधिकार दिलवाए हैं। तो अब शुरू होता है भारत के अंदर राष्ट्रवाद। अब महात्मा गांधी जी 1915 में 1915 में भारत लौटे महात्मा गांधी जी, यानी कि भारत की राजनीति में गांधी जी की एंट्री हो जाती है यहीं से। महात्मा गांधी जी भारत लौटे, कब लौटे थे? 1915 के अंदर। अब जब भारत लौटे तो उन्होंने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों का भ्रमण किया, जायजा लिया, यहाँ पर रहने वाले लोगों का, वहाँ की स्थिति का। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। वो प्रत्येक वर्ग समुदाय के लिए था, किसी भी समुदाय के व्यक्ति वहाँ पर जाकर आराम से रह सकते थे। फिर 1916 में बिहार के चंपारण में 1916 बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले जो किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया।
विद्रोह करने का कारण ये था कि लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। लोगों को पहले कर्ज प्रोवाइड करवाकर उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। नील की जड़ें बहुत गहरी होती थी, जो जमीन के पोषक तत्व होते थे वो सारे वो खींच लेती थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का उत्पादन वहां पर करना संभव नहीं था, जिसके कारण वहां पर खाद्य पदार्थों की कमी हो गई। लोगों ने खेती करने से मना कर दिया कि भाई इसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, हम कर पे करने की कंडीशन में भी नहीं, यानी कि जो हमारे ऊपर भूमि कर लगाया गया है हम वो भी नहीं दे पाते हैं, और दूसरा खाद्य पदार्थों की निरंतर कमी होती जा रही है। तो वहां के किसानों ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप चंपारण आए, यहाँ का दौरा करें और देखें कि यहाँ के किसानों की कंडीशन कितनी खराब है। आग्रह करने पर गांधी जी बिहार के चंपारण में जाते हैं, वहां का दौरा करते हैं और बागान व्यवस्था के विरुद्ध वो किसानों को संगठित करते हैं और उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और फिर नील की खेती की समस्या का हल निकालते हैं। और उनके प्रयासों से अब ब्रिटिश सरकार व बागान मालिकों के द्वारा जो अत्याचार किए गए थे वो रुक जाते हैं, और उन्हीं के प्रयासों से अब लोगों के ऊपर जो जबरदस्ती थोपी गई थी नील की खेती वो समाप्त हो जाती है कि भाई जो किसान नहीं करना चाहते उनसे जबरदस्ती नील की खेती ना करवाई जाए, और जो जिनके ऊपर कर थोपे गए हैं अगर वो कर देने की स्थिति में नहीं है तो उनसे कर भी न लिया जाए। फिर दूसरा होता है 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने किया था आंदोलन। यहाँ पर अहमदाबाद में क्या होता है कि मिल मजदूर जो थे उन्होंने 35% बोनस की मांग करनी शुरू कर दी कि भाई हमारा जो वेतन है वो बहुत कम है, जिसके कारण हम अपना निर्वाह अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जो बोनस है वो 35% इंक्रीज किया जाए। लेकिन जो मिल के मालिक होते हैं वो मना कर देते हैं, वो केवल 20% इंक्रीज के ऊपर अड़ जाते हैं। फिर इसी दौरान गांधी जी को वहां बुलाया जाता है कि भाई आप सारी स्थिति का जायजा लेते हुए आप बताएं कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो उससे जब गांधी जी वहां पर अहमदाबाद का दौरा करते हैं, मजदूरों से मिलते हैं, फिर मजदूरों के साथ मिलकर हड़ताल करते हैं, और फिर उनके प्रयासों से जो मिल के मालिक होते हैं वो 35% मजदूरी यानी कि 35% का जो बोनस था उसको इंक्रीज करने की घोषणा कर देते हैं कि भाई आपको 35% का ही बोनस मिलेगा। कितने परसेंट इंक्रीज होता है? 35% बोनस दिया गया किनको? मिल के मजदूरों को। फिर अगला जो आंदोलन होता है वो होता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्या था? खेड़ा सत्याग्रह ये गुजरात में एक खेड़ा नामक स्थान है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लोगों के ऊपर यहाँ पर भूमि कर लगाया गया था। अब फसलें बर्बाद हो गई तो किसान टैक्स पे कैसे करेंगे? उनकी स्थिति खराब हो गई थी। फिर गांधी जी के प्रयासों से गांधी जी ने वहां का दौरा किया। गांधी जी ने आयोग का गठन किया कि पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए कि लोग देने की ये जो टैक्स लगा है इस टैक्स को पे करने की कंडीशन में है या नहीं। फिर बाद में रिजल्ट यह निकलता है कि पूरी फसल खराब हो चुकी है। तब गांधी जी किसानों की मदद करते हैं यहाँ पर, और ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया जाता है कि जो किसान कर देने की कंडीशन में नहीं है उनसे कर न लिया जाए, और गांधी जी के प्रयासों से जो किसान अब कर देने में सक्षम नहीं थे उनका कर छोड़ दिया जाता है, यानी कि उनके टैक्स को माफ कर दिया जाता है, भूमि कर को माफ कर दिया जाता है। किसके प्रयासों से? गांधी जी के प्रयासों से। खेड़ा नामक स्थान के ऊपर हुआ था ये सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने चलाया था। फिर अगला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आंदोलन है 1919 का खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मतलब होता है किसी के खिलाफ जाना। यहाँ पर क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद में गांधी जी भारत आ गए हैं, राजनीति में उनका प्रवेश हो जाता है। इसी बीच में क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा जो तुर्की सम्राट खलीफा होते हैं जो कि मुसलमानों के धार्मिक गुरु थे, उनका अपमान किया जाता है, उनको पद से हटा दिया जाता है, और इस घटना से जो मुस्लिम वर्ग था पूरी तरह से आक्रोशित हो जाता है, क्योंकि वो उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। जो खलीफा था उनको अपना धार्मिक गुरु समझते थे, उनका मानना था उनका अपमान पूरी मुस्लिम जाति का अपमान है। इस समय कांग्रेस पार्टी ने भी मुस्लिम लीग के साथ में एकजुटता की भावना दिखाई। यहाँ पर एकजुटता की भावना का बीजारोपण हुआ और गांधी जी खुद इसके अंदर शामिल होते हैं और खिलाफत समिति का गठन किया जाता है और इस आंदोलन को चलाया जाता है। आंदोलन को चलाने का मेन पर्पस क्या था?
आंदोलन को चलाने का मेन पर्पज था जो तुर्की का जो सम्राट है या धार्मिक गुरु है या खलीफा है, वापस उसको उसके पद पर बहाल किया जाए। लेकिन रिजल्ट यह निकलता है कि अंग्रेजों की द्वारा उनको पद के ऊपर बहाल करने की बजाय उस पद को ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम थे वो पूरी तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का मानना था कि उनके खलीफा का अपमान पूरी की पूरी मुस्लिम प्रजाति का अपमान है। ये जो डेट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम पे एक घटना और घटित होती है जो भारत के इतिहास में मेन रोल प्ले करती है। इसमें क्या होता है, रोल्ट एक्ट पारित होता है। रोल्ट एक्ट, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना शुरू हो जाता है। 1919 में रोल्ट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और ये रोल्ट एक्ट होता क्या है कि बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ लिया जाता था या उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, जिसके विरुद्ध ना तो कोई दलील होती थी ना ही कोई अपील होती थी। ये कब लागू किया गया था, ये 6 अप्रैल को लागू किया गया था। 6 अप्रैल को ये पारित कर दिया गया था। 6 अप्रैल 1919 की ये घटना है जब रोल्ट एक्ट को पारित किया गया, जिसको भारतवासियों ने काला कानून कहकर पुकारा था, जिसका मतलब था कि भारत के अंदर हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करना, कि लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का संचार ना हो, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जाने की हिम्मत वो ना दिखाएं। तो यहाँ पर ये रोल्ट एक्ट पारित किया गया, जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता था, जिसके विरुद्ध ना कोई दलील होती थी ना कोई अपील होती थी। फिर क्या होता है, 6 अप्रैल के बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये शुरू हो जाता है कि भाई 6 अप्रैल के अंदर, 6 अप्रैल की जो डेट है उसमें पूरे देश के अंदर देशव्यापी हड़ताल शुरू हो जाती है। पूरे देश के अंदर आंदोलन भड़क जाता है। जगह जगह लोग अब ब्रिटिश सरकार के प्रति अपने जो असंतुष्टता थी उसको प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। 10 अप्रैल की बात है जब दिल्ली के अंदर हिंसा भड़क जाती है, आम जनता के बीच में और पुलिस के बीच में मतभेद बढ़ जाता है, पुलिस फायरिंग कर देती है, जिसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। और इसके बाद में जो स्थिति है, फिर 10 अप्रैल के बाद में जो स्थिति थी वो और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि अब लोगों के अंदर उग्रता की भावना जागृत हो जाती है। वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं। भी ऐसे लोगों की हत्या करना, ऐसे फायरिंग करना, ये कहाँ का न्याय है। तो अब जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। सिचुएशन को संभालने के लिए गांधी जी आ रहे होते हैं। उनको पलवल के स्थान पर जबरदस्ती उनको पकड़कर अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर बाद में बाई ट्रेन उनको मुंबई भेज दिया जाता है। उनको बिल्कुल इस मामले से अलग कर दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, 13 अप्रैल मोस्ट इंपोर्टेंट डे है। इस दिन जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना से पहले पंजाब के जो डॉक्टर सतपाल और किचलू थे बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। लोग इनका बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे। दिल्ली में हुई हिंसा के कारण अब ये भी आंदोलित हो चुके थे। इन्होंने लोगों को एकजुट किया, लोगों को जागरूक किया कि भाई ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो ये नीतियां अपनाई जा रही हैं ये सारी की सारी गलत हैं। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गतिविधियों के कारण जनता भड़क गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी समय जो पंजाब जो प्रांत है उसको जनरल डायर को सौंप दिया गया कि भाई आप यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कीजिए, यहाँ की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब जनरल डायर ने पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का शासन, जहाँ पर रैली करने पर, हड़ताल करने पर, प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है कि कहीं पर भी कोई लोग ग्रुप बनाकर या इकट्ठे होकर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना करें, सरकार विरोधी कोई गतिविधि को अंजाम ना दें। लेकिन 13 अप्रैल 1919 की बात है। इस टाइम पे दिल्ली में हुई हिंसा के लिए एक सांत्वना सभा का आयोजन किया जाता है जलियांवाला बाग के अंदर, जहां पर लगभग 25,000 लोग वहां एकत्रित होते हैं इस सांत्वना सभा के अंदर। और उसी समय जनरल डायर अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वहां अंदर जाने का एक ही रास्ता होता है जहां से सेना के द्वारा आम जनता के ऊपर फायरिंग की जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 675 के समथिंग लोग मारे गए और 1300 के आसपास वहां पर घायल हो गए। लेकिन एक रिपोर्ट और थी जिसके अकॉर्डिंग 1000 लोग मारे गए और 2000 लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। तो ये जो नरसंहार यहाँ पर हुआ उसे हम जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग
हत्याकांड के नाम से जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे निर्दोष लोग इसके अंदर मारे गए थे। फिर अगली घटना घटित होती है, ये बात है 1919 की। फिर उसके बाद में 1920 में ये जो अंग्रेजी सरकार ने नीतियां यहाँ पर अपनाई थी, उसके कारण पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो चुका होता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। असहयोग का मतलब होता है किसी प्रकार का कोई सहयोग न करना, यानी कि सरकार को एक तरह से पंगु बना देना, क्योंकि कुछ चंद अधिकारी ही थे जो कि पूरे सत्ता को संभालते थे, लेकिन उसके अंदर पूरा योगदान होता था भारतीय सैनिकों का, भारतीय लोगों का, भारतीय जो कर्मचारी होते थे उनका। तो यहाँ पर ये नीति अपनाई गई कि सब लोग अपने काम का बहिष्कार कर दें, अपने पद का बहिष्कार कर दें, उनको जो सम्मान दिया गया है उसका बहिष्कार कर दें। एक तरह से बिल्कुल अंग्रेज सरकार को असहाय बना देना, किसी प्रकार की कोई भी हेल्प ना करना, कोई मदद ना करना। तो ये आंदोलन चलाया गया गांधी जी के द्वारा 1920 में, जिसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने भी अपनी पदवी का यहाँ पर पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया, उसको लौटा दिया था। गांधी जी को भी जो केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, उन्होंने अपनी उपाधि का बहिष्कार कर दिया। विद्यार्थियों ने भी भूमिगत होकर इस आंदोलन को खूब बढ़ाया, इसका प्रचार किया, प्रसार किया। एक तरह से सब लोगों ने इसके अंदर पूरी तरह से सहयोग किया। लेकिन उसी समय 5 फरवरी 1922 की बात है, 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना घटित हो जाती है। वहां पर उग्र भीड़ ने जो पुलिस स्टेशन होता है उसके अंदर आग लगा दी, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी यहाँ पर जिंदा जलकर मर जाते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क जाती है, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी इनको दबाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाते हैं। अब ये आंदोलन जो कि शांति के मार्ग पर चलते हुए शुरू किया था, अब उग्र भीड़ ने इसको दूसरा ही अंजाम दे दिया। अब ये हिंसा के मार्ग पर अग्रसर हो गया, जिससे बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर महात्मा गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना घटने के बाद में इस आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया। फिर अगली घटना घटित होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट हमारी है अगली 1930 1930 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया आंदोलन, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन से पहले 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिसके कारण जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसका बहिष्कार किया, इसको काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, क्योंकि लोग इससे असंतुष्ट थे। और महात्मा गांधी जी ने भी पूरी तरह से इसका बहिष्कार किया कि भाई जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नीतियां अपनाई गई हैं वो सब की सब गलत है, और सब लोगों ने उसका विरोध किया। नेहरू ने जो अपनी रिपोर्ट इनके सामने पेश की थी, जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि भाई ये चीजें यहाँ पर लागू होनी चाहिए, उन चीजों का सरकार के द्वारा या इस आयोग के द्वारा उन चीजों को नहीं माना गया। और फिर सब लोगों के बहिष्कार के बाद, विद्रोह के बाद में इस रिपोर्ट को छाप दिया गया, और जिसके कारण जो भारतीय लोग थे उनके अंदर बहुत ही कट्टर भावना जागृत हो गई। उन्होंने इनका अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया, और इसी के विरुद्ध जो साइमन कमीशन भारत आया था, इसी के विरुद्ध जो परिस्थितियां तैयार हुई, उसी का परिणाम था 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि पूरी तरह से इनकी जो अंग्रेज थे इनकी अवहेलना कर देना। और इसी प्रोसेस में उस समय नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 12 मार्च 1930 की बात है, ये 12 मार्च 1930 की बात है, जब महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी। महात्मा गांधी जी ने पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल को दांडी के निकट, 6 अप्रैल को ये पहुंचे, दांडी के निकट ये पहुंचे, और दांडी के निकट पहुंचकर समुद्र से इन्होंने
नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया, जहां पर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। यानी कि 12 मार्च को महात्मा गांधी जी अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पैदल यात्रा शुरू करते हैं और फिर 6 अप्रैल को ये कहाँ पहुंचते हैं, दांडी के निकट समुद्र तट पर ये वहां पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ देते हैं और यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इनको सीधा जेल भेज दिया जाता है। तो यहाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है कि 12 मार्च 1930 को ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाकर कानून को तोड़ देते हैं। अब इसको मैं रब कर देती हूं भाई एक बार। 5 मार्च 1931 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है भाई ये। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है इसमें, गांधी इरविन समझौता। ये जो इरविन थे ये अंग्रेज अधिकारी थे। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया हुआ था, जिस दौरान इनको अरेस्ट कर लिया गया था और फिर कुछ समय पश्चात 26 जनवरी के टाइम पर ही इनको छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी व कांग्रेस के कुछ लोग थे जिनको आजाद कर दिया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद में 5 मार्च 1931 को अंग्रेज अधिकारी गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि भाई आपकी जो बातें हैं वो सारी मान ली जाएंगी। लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, आप वहां पहुंचे और वहां जाकर आप अपनी बातचीत करें, अपना मत जो है आप रखें। तो गांधी जी सहमत हो जाते हैं और उसके बाद वो गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचते हैं। जब ये सम्मेलन होता है वहां पर वो अपनी शर्तें भी रखते हैं कि भाई हमें भी जो हमारे ऊपर आपने चीज़ें थोपी हुई हैं उनको हटा दिया जाए, हमें भी नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, या फिर जो अत्याचार किए जाते हैं हमारे ऊपर बेवजह की चीज़ें जो थोप दी गई हैं या जो टैक्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ गांधी जी ने बातचीत की लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। गांधी जी को किसी प्रकार की कोई सफलता यहाँ पर हाथ नहीं लगी और फिर वापस वो भारत आते हैं। भारत जब आते हैं उस समय ये जो आंदोलन होता है ये बहुत धीमा हो चुका होता है। अब गांधी जी जब वहां से लौट कर आते हैं, जिस पर्पज से वो वहां जाते हैं भाई इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। अब आने के बाद में उत्साह जो था लोगों के अंदर वो बहुत धीमा हो चुका है और 1934 में गांधी जी इसको 1934 में वापस ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला पॉइंट हमारा बनता है पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट एक समझौता था भाई, एक प्रकार का समझौता था। महात्मा गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड जो था, कम्युनल अवार्ड में हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित करने का विरोध किया था। यहाँ पर हरिजनों के द्वारा मांग की गई थी, किसके थ्रू किया था? ये भीमराव अंबेडकर के थ्रू उन्होंने किया था कि भाई हरिजन जो है उनको भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली प्रदान की जाए, उनके वोट अलग से डले, अलग से काउंटिंग हो, उनका जो क्षेत्र है वो भी अलग कर दिया जाए, अलग से सीटें निर्धारित हो। गांधी जी ने इस चीज का विरोध किया कि भाई नहीं, हरिजनों के लिए सीटें आरक्षित या सुरक्षित नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया, 20 सितंबर 1932 को, इससे पहले की बात है भाई, 20 सितंबर 1932 की बात है, 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन यहाँ पर शुरू कर दिया। आमरण का मतलब होता है कि जब तक मर न जाए तब तक अनशन पे बैठना, कुछ भी नहीं खाना। तो यहाँ पर गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया और इनका पर्पस था कि भाई जो ये हरिजन है इनको अलग से सीटें आरक्षित न प्रदान की जाए और न ही इनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएं। तो इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इनकी तबीयत खराब होती चली गई, कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, जिसके कारण जो श्री राज गोपालाचार्य जी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सब ने मिलकर अब बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया कि भाई ऐसे तो अगर ये गांधी जी को कुछ हो गया तब भी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्यों न ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस पर हरिजन भी सहमत हो जाए और महात्मा गांधी जी भी सहमत हो जाए। तो यहाँ उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने ये जो अपना व्रत था ना, इसको तोड़ दिया। क्या कर दिया गांधी जी ने? अपने व्रत को तोड़ दिया। यानी कि कौन सा व्रत था? आमरण अनशन, कि भाई जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक अनशन पे रहेंगे अगर ये चीजें नहीं मानी गई तो यहाँ पर उन्होंने अपना ये व्रत तोड़ दिया। और उसके बाद में कौन कौन सी शर्तें मानी गई इसके अंदर? कि अलग से चुनाव क्षेत्र नहीं होगा, यानी कि जो हरिजनों के लिए जो अलग चुनाव प्रणाली की मांग की गई थी ना, वो नहीं होगा, अलग चुनाव क्षेत्र नहीं होगा, अलग से चुनाव क्षेत्र नहीं होगा, अलग से इनको कोई क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाएगा चुनाव के लिए। ये गांधी जी की शर्त थी जिसको मान लिया गया कि भाई इनको अलग से चुनाव क्षेत्र प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरा, कम्युनल अवार्ड में 71 सीटें निर्धारित कर दी गई। कितनी सीटें कर दी गई? 71 सीटें हरिजनों के लिए निर्धारित कर दी गई कम्युनल अवार्ड में। कितनी सीटें? 71 सीटें कम्युनल अवार्ड में हरिजनों के लिए अब यहाँ पर निर्धारित कर दी गई। फिर अगला क्या किया गया? एक शर्त ये भी मान ली गई कि असेंबलियों में हरिजनों की संख्या दुगनी कर दी गई। जो असेंबलीज होती थी ना, उसके अंदर हरिजनों की जो संख्या थी अब डबल कर दी गई। चुनाव क्षेत्र वाली बात को नकार दिया गया कि भाई अलग से चुनाव क्षेत्र नहीं होगा, हालांकि इनको आरक्षित सीटें प्रदान कर दी गई 71, और असेंबली के अंदर इनकी जो संख्या थी उसको भी दोगुना कर दिया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम पूना पैक्ट या पूना के समझौते के नाम से जानते हैं, जिसके दौरान महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन का व्रत लिया था और बाद में फिर उसको 26 सितंबर 1932 को उस व्रत को तोड़ दिया था। किसके प्रयासों से? श्री राजगोपालाचार्य जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय व भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से बीच का रास्ता निकालकर गांधी जी को मना लिया गया था यहाँ पर। तो इसे हम पूना पैक्ट या पूना के समझौते के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये लेसन है, ये कॉन्सेप्ट जो था पूरा कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। यहाँ पर सारे टॉपिक हमने यहाँ पर कवर अप किए कि प्रथम विश्व युद्ध का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर कौन से आंदोलन किए, भारत आने के बाद में कहाँ कहाँ पर उन्होंने, चाहे चंपारण का सत्याग्रह था या खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद के मिल मजदूरों को न्याय दिलवाना, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन या गांधी इरविन समझौता और फिर पूना पैक्ट, ये सारे के सारे जो हमारे तथ्य थे सारे हमने इसके अंदर अच्छी तरह से डीपली रीड किए हैं और मैंने सारी चीजें डीपली एक्सप्लेन करने का भरपूर प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ऑल क्लासेस के लिए है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।